लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 इस चैप्टर 1 का, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी को हटाना। कैसे हटाया गया, क्या क्या हुआ, देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म की बात करी जाए जो कि जैकोबिनिज्म का था, तो वो था स्लेवरी को हटाना। वैसे तो जैकोबिन ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया था क्योंकि उसके जो पनिशमेंट देने के तरीके थे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने ही गुलामी की जंजीरों से लोगों को आज़ादी दिला दी थी। कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. अब ये सारी जो जगह है यहाँ से क्या किस किस चीज़ों की सप्लाई आ जाती थी, तो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी, इन सब की सप्लाईज आ जाती थी। लेकिन क्या होता था कि यूरोपियंस कहाँ चले जाते थे, दूर काम करने चले जाते थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती थी लेबर्स की प्लांटेशन के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स। और इस जो लेबर की कमी की पूर्ति करने के लिए गुलाम लेके आते थे और ये एक ट्रेड पैटर्न बन गया था, ट्रायंगुलर, 3 लोगों के बीच में बन गया था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। एंड ये जो स्लेव ट्रेड थी, ये गुलामों को खरीदने का जो व्यापार है, बिजनेस है, ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब ये जो फ्रांस के व्यापारी थे ये जाते थे कहाँ के पोर्ट से, सी पोर्ट के बॉर्डेक्स से या फिर नैंटीज से अफ्रीका की कोस्ट पे, और वहां से गुलामों को लेके आते थे। करीबन 3 महीने की इनकी जल यात्रा होती थी। वॉयज मतलब बेटा जल यात्रा, पानी में जो अपन ट्रैवलिंग करते हैं इसको वॉयज कहते हैं। They were sold to the plantation owners, और जो प्लांटेनर्स के मालिक होते थे, प्लांटेशन का काम करवाते थे, उनको बेच दिया जाता था इन गुलामों को जो अफ्रीका की कोस्ट से लाते थे। हम नहीं, सॉरी, फ्रेंच के लोग। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। ये जो एक्सप्लॉयटेशन, इसने जो लेबर की डिमांड थी यूरोप के मार्केट के अंदर उसकी पूर्ति कर दी। कुछ पोर्ट सिटीज थी। पोर्ट सिटी समझते हो, मतलब कि वो शहर जो जल के पास है। जैसे अपने गुजरात के बहुत सारे शहर हैं जो जल के पास हैं, जैसे अपना मुंबई हो गया, सिटी है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, और कहाँ पर है, सी के पास है, तो वहाँ पर क्या है, पोर्ट्स बने हैं, तो वहाँ से सी के माध्यम से बहुत सारा बिजनेस हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वैसे ही फ्रांस की जो पोर्ट सिटीज थी, बॉर्डियोक्स और नैंटेस, इन्होंने क्या करा था, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ओन कर रहे थे क्योंकि इनकी जो स्लेव ट्रेड थी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, फैल रही थी, फल फूल रही थी। और आपको तो पता ही है कि स्लेव्स के दाम अच्छे मिल रहे थे क्योंकि यूरोपियन मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी यहाँ पर क्या हुआ, हल्का हल्का सा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है गुलामी यानी स्लेवरी को लेके। फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस के अंदर, वहां पर अब मुद्दे उठने लग गए, डिबेट्स होने लगी, डिस्कशंस होने लगा कि क्या जो राइट्स है सभी मैन का, उनको बढ़ा देना चाहिए उन फ्रेंच सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो कि कॉलोनीज के हैं, मतलब दूसरी कॉलोनीज के हैं, उनके ऊपर भी हमें राइट्स को मतलब लागू करना चाहिए, उनको भी कुछ अधिकार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। इस तरह की डिबेट्स होने लगी थी, बट ये सिर्फ डिस्कशन तक ही रह गया। इस पे कोई भी लॉ पास नहीं किया गया क्योंकि डर बना हुआ था उन अमीर बिजनेसमैन से जो कि इन स्लेव्स ट्रेड को किया करते थे, है ना। पैसे वाले लोगों से हर कोई डरता है, तो तब भी डर बना हुआ था बिजनेसमैन का कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, पावरफुल लोग हैं। So it was finally the
convention in which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. बट 1794 में बोला गया क्या कि सारे आपको जितने भी फ्रांस के बाहर ओवरसीज स्लेव हैं उनको फ्री कर देना है. दिस however turned out to be a short term measure. 10 years later Napoleon reintroduced slavery. देखो उस टाइम फ्री कर दिया गया लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहा क्योंकि 10 साल बाद करीबन नेपोलियन आए और नेपोलियन ने दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in France colonies in 1848. देखो 1794 में 10 साल के लिए होने के बाद 1848 में जाके फाइनली फ्रांस से ये गुलामी खत्म होती है. ये नेपोलियन ने दोबारा आके इंट्रोड्यूस कर दी थी और वहाँ के जो अमीर प्लांटेशन ओनर्स थे वो क्या सोचते थे कि ये हमारी फ्रीडम है, हमारे पास अधिकार है कि हम अफ्रीका के नीग्रोस को स्लेव बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं. तो ये नीग्रोस क्या होते हैं? ये एक टर्म है बेटा जो अफ्रीका के या बोल सकते हो जो साउथ सहारा है, सहारा डेजर्ट, वहाँ के जो लोग हैं, इंडिजिनस पीपल है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए ये नेग्रोस वर्ड यूज किया जाता है. एंड इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन अ कॉमन यूज एनी लॉन्गर. ये एक डेरोगेटरी टर्म है, ज़्यादा यूज नहीं करती और कोई अच्छी टर्म नहीं है, नेगेटिव सा इम्पैक्ट है इसका. एंड इम्पेंसिपेशन क्या होता है? ये होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग. ठीक है, किसी को आज़ादी कर देना. पहला टॉपिक थोड़ा सा इस वीडियो को छोटा था तो मैंने लास्ट टॉपिक जो है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ को इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है और इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा और चैप्टर 1 भी फिनिश हो जाएगा. तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम. यहाँ पर लिखा है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, लैंग्वेज दे स्पीक और बुक्स दे रीड. क्या कहीं की भी राजनीति, कहीं के जो लोग कपड़े पहनते आ रहे हैं, उनके रहन सहन को, उनके तौर तरीकों को क्या बदल सकती है? क्या भाषा जो वो बोलते आ रहे हैं उसको बदल सकती है, या जो किताब वो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं उनको बदल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि बहुत हद तक नहीं, क्योंकि लोग अपने कल्चर नहीं छोड़ते हैं. अब हम देखते हैं कि जो 1789 के बाद जो फ्रांस था उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे आदमी और औरत, बच्चे, सबकी लाइफ में. ठीक है, क्या कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, कुछ लॉ पास करे और जिसके अंदर आइडियाज दिए गए थे लिबर्टी और इक्वलिटी के, जो पहले नहीं थे राजा के टाइम पे. एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लॉ था वो कब आया फोर्स में, जब बेस्टिले की स्टॉर्मिंग हुई थी. जब मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था इस वीडियो का एकदम स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया था कि कैसे लोगों को गुस्सा आ गया था कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, ब्रेड के लिए पैसे नहीं है, और उन्होंने फिर हथियार चुराने के लिए बेस्टिले में तोड़फोड़ करी और वो सब मैंने आपको बताया था. ठीक है, और यहाँ से ही एवोल्यूशन होता है सेंसरशिप का. पहले क्या होता था, हर चीज़ को राजा से मंजूरी लेनी पड़ती थी, तो इस चीज़ का एवोल्यूशन होता है. एंड जो पहला ओल्ड रिजम था, जैसे पहले चीज़ें चलती थी, यहाँ पर जो भी रिटन मटेरियल था या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स होते थे, ये तभी छपते थे, तभी पब्लिश होते थे जब किंग इनको मंजूरी देता था. इसमें पहले किंग के जो भी नौकर टाइप्स होते थे, वफादार लोग होते थे, है ना, वो ये चेक करते थे इसमें कहीं किंग की बुराई तो नहीं है. अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाता था. लेकिन अब क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ चुका है, जहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल का अधिकार मिल गया है. ये इनका नेचुरल राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है. ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो चाहते हैं. They all described and discussed the event and changes taking place in France. Freedom of press also mean that opposing views of events could be expressed. अब ये लोग अपनी सारी बातों को न्यूज़पेपर एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, फ्रांस के चेंजेस को बता रहे हैं. एंड ईच साइड sought to convince the other of its position through the medium of print. लोग अपनी बातों को प्रिंट के सहारे दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं तो वो पढ़ भी सकते हैं. Plays, songs and festive processions attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty,
or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. पहले कुछ ही लोग पढ़ पाते थे, लेकिन अब पहले से ज़्यादा लोग क्योंकि पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख गए हैं। यहाँ पर इस पेंटिंग में आपने देख रहे हैं कि मराठ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, काफी पॉपुलर ये लीडर थे वहां के, और इस पेंटिंग को बनाया गया है लुईस लियोपोल्ड बॉली ने। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। 1804 में कौन आ जाता है? नेपोलियन बोनापार्टे। बहुत लोगों ने नेपोलियन का नाम पहले से ही आपने सुन रखा होगा, एंड इसने अपने आप को घोषित कर दिया क्या? फ्रांस का एम्परर। एंड जो बाकी अड़ोसी पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज थी, फिर ये निकल गया उनको कब्जे में लेने के लिए, कन्क्योर करने के लिए, जीतने के लिए, एंड बाकी सारी जो आसपास की डायनेस्टी है उनको खत्म करने के लिए, एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिलीज। सब पे कब्जा करके आसपास की सारी यूरोपियन कंट्रीज पे अपने लोगों को ये बिठाना चाहता था गद्दी पर। नेपोलियन ने अपने रूल को एक मॉडर्नाइजर की तरह देखा यूरोप के, ठीक है, कैसे कि मैं एक मॉडर्नाइजर हूँ यूरोप का। उसने बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये सारी चीज़ों को नेपोलियन लेके आए थे। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। स्टार्टिंग में लोग क्या सोच रहे थे कि नेपोलियन एक लिबरेटर की तरह है और ये अपने साथ एक फ्रीडम लेके आएगा लोगों के लिए, बट बहुत जल्दी ही लेपोनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे जो नेपोलियन और उसके साथ उसकी आर्मी थी वो एक इन्वेडर की तरह सामने आई, लोगों को समझ में आने लगा, एंड उसको फाइनली डिफीट किया गया था वाटरलू में 1815 में। एंड बहुत सारे उसके जो मेजर्स थे वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज के थे, लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज के, जो यूरोप में फैले और लोगों को impact किया after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. तो हमने इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला? आइडियाज ऑफ लिबर्टी मिला एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मिला, जो कि हमारे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है, ठीक है। एंड दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और धीरे धीरे ये जो आइडियाज थे लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, फ्रीडम के, ये यूरोप में फैलने लगे, पूरे यूरोप में। फ्रांस कहाँ है? यूरोप के अंदर, तो फ्रांस से बाकी यूरोप में फैलने लगे 19th सेंचुरी में, और लोगों ने फ्यूडल सिस्टम को लेके आवाज उठाई और इन दी एंड इसको अबॉलिश करवा दिया, ठीक है। हमारे यहाँ की भी दो महान हस्तियां रही हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो कि फ्रांस की रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और रिस्पॉन्ड किया था आइडियाज़ को। टीपू सुल्तान ने तो काफ़ी कोशिश भी की थी कि वो जा सके वहाँ पर, मिल सके वहाँ लोगों से, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन अपना ख़त्म होता है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।